हेलो बच्चों। तो देखिए, लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्मेशन, है ना, यही डिस्कस किया था। तो हमने अभी तक जो तरीके से पढ़ा है वो देखा जाए तो कूलम्ब लॉ है और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है जो दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये कोई फर्स्ट फील्ड नहीं है जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। 11th में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है ना। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे फील्ड इस समय हैं बच्चों। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि फील्ड एक ऐसी चीज होती है जहां पर कोई अपना साम्राज्य बताता है। साम्राज्य मतलब इट्स माय एरिया, जहां पर कोई अपना बोले कि हाँ, ये इस एरिया तक मेरी स्ट्रेंथ है और इसके बाद में मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, या फिर इसके बाद में मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, दैट इज फील्ड। तो ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का जो एंडिंग पॉइंट में आ रहे थे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज मूविंग होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्ज से। तो हम बोलेंगे कि चार्ज जो है उसके चारों तरफ कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस होगा जहां तक वो चार्ज जो है वो अपना क्या करता है, एक्सपीरियंस शो कर पाता है किसी दूसरी चीज के ऊपर, किसी दूसरी चीज के ऊपर फोर्स लगा पाता है। ठीक है, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का फोर्स लगा पाता है। दैट स्पेस अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, तो इसे कुछ ऐसा समझो बच्चों। देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास में एक मैग्नेट है, मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड से शो करता हूँ। तो मैग्नेट में एक नॉर्थ और एक साउथ होता है बार मैग्नेट के अंदर। ठीक है, और बार मैग्नेट के अंदर हम बोलते हैं कि जब इसके पास में आयरन के छोटे छोटे से पार्ट लेकर के आते हैं ना बच्चों, आयरन फिलिंग लेकर के आते हैं, तो ये आयरन जो होते हैं वो इसके साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर नॉर्थ पोल की ओर। यहाँ पर साउथ पोल पास में इसलिए साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होंगे। फिर इन्हीं आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स को आप थोड़ा सा दूर रखें तो भी ये इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा और दूर रखें, ठीक, तो भी आपको देखने को मिलता है ये अट्रैक्ट होता है। अब इनको हमने बहुत ज्यादा दूर रख दिया, आपको देखने को मिलेगा कि ये अट्रैक्ट नहीं होंगे इसकी ओर, इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होते। इसका मतलब इस बार मैग्नेट के चारों तरफ का कुछ ऐसा रीजन था, ऐसा स्पेस था जहां तक ये बार मैग्नेट जो है वो अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही थी। ठीक है, तो फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये उस बार मैग्नेट का बच्चों फील्ड है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट को हटाओ और इसकी जगह लिख दो चार्ज या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस। और इस ग्रुप ऑफ चार्जेस के पास में अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर के आओगे, कोई भी चार्ज प्लस का हो या माइनस का हो, तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या वो रिपेल होगा। इट डिपेंड्स कि उसका नेचर कैसा है। शायद अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव था इसलिए ये अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव था ये सॉरी रिपेल होगा। ठीक है, तुमने बोला कि कोई चार्ज या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज के अराउंड ऐसा स्पेस जहां तक वो चार्ज या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस जो हैं वो अदर चार्जेस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स जो है एग्जर्ट कर पाते हैं, दैट स्पेस अराउंड द चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं इस चीज को लिख देता हूं, आपको जो याद रखनी है। अदरवाइज आपको नोट, तो बच्चों ये बात ध्यान में रखिएगा, एक लिंक मिल जाएगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने मैं आपको पॉइंट लिख देता हूं जिससे आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हमने लिखा स्पेस क्या होना चाहिए डेफिनेशन में, स्पेस अराउंड एनी चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये स्पेस है। दूसरा उस डेफिनेशन में क्या होता है, इट एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन द
other charged bodies according to their nature। ठीक है, ये दो चीज आपके डेफिनेशन में आ जानी चाहिए थी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अ, देखो दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। दिमाग में अभी इतना ही रख दो, है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे अपन और इसे एलाबोरेट करेंगे। तो अभी अपने दिमाग में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान करके चलेंगे कहां से कहां की ओर? पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। ठीक है, अब देखो आगे क्या चलने वाला है बच्चों। हाँ देखिए, तो ये हमें पता चला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किससे करता है, रिप्रेजेंट किससे करता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करता है। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। जब हम इसे फॉर्मूले में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा। अब इसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है या इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसका डेफिनेशन समझिए। इट इज the force experienced by unit positive test charge when placed into electric field. The force experienced by a unit positive test charge when it is placed in electric field is known as electric field intensity। अब समझो ये चीज है क्या बच्चों। देखिए अब इस चीज को अगर हम समझें तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, देखना कि अगर कोई चार्ज है Q और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है कैपिटल F। ठीक है, तो इस चीज को हमने ऐसा समझा, लेट फोर्स ऑन Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चों? F। ठीक है, तो Q चार्ज के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो F है, या Q नॉट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F। ठीक है, अब इस Q नॉट चार्ज को या फिर इस Q चार्ज को आप क्या बना दीजिए? यूनिट चार्ज बना दीजिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हमें क्या देखना है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट चार्ज को क्या बनाओ? यूनिट चार्ज बनाओ। तो Q नॉट चार्ज को अगर यूनिट चार्ज बनाए तो Q नॉट का क्या लग जाएगा बच्चों? डिवाइड लग जाएगा। तो हमने लिखा फोर्स on unit charge, unit positive test charge कितना हो जाएगा बच्चों? F divided by Q naught, and that is electric field intensity E, F divided by Q naught। और बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q naught, है ना। क्योंकि Q तो जो है वो चार्ज है, वो तो स्केलर है, तो उसके ऊपर तो वेक्टर लगा नहीं सकते। तो फिर वेक्टर कौन था? यहाँ पे फोर्स था। तो हमने बोला F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये समझिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो मैंने आपको बोली थी वो क्या थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एग्जैक्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये बात ध्यान में रखो, फोर्स किसके ऊपर लग रहा था? यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा था। तो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है
उसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा ना, वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on unit positive test charge is the direction of electric field, is the direction of electric field, ठीक है। यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक। अब अगर पॉजिटिव चार्ज जो है या टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब इसका यूनिट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज है। तो हमने देखा SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट या फिर Q, ठीक। तो यहाँ पर समझिए फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। So Newton per coulomb is the SI unit of electric field और electric field intensity, ठीक है। इसकी एक और यूनिट होती है, वो हम तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, that is वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और कौन सी यूनिट है, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम्ब, दोनों ही ऐसा यूनिट आप यूज कर सकते हैं। अब डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हमने देखा। देखो ये कैसा होगा बच्चों, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m1 l1 t-2, और चार्ज का हमें पता है कितना होता है, a1 t1। सॉल्व कीजिए, कितना आना चाहिए, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास में आया m1, फिर l और कहीं नहीं था तो l1, t-1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ऊपर जाकर के ये हो जाएगा t की पावर -3, फिर a की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया डन, ठीक। तो तीन चीजें पता चल गई, वेक्टर क्वांटिटी था, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक देखी गई है, डायरेक्शन इज पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स पड़ेगा उसका डायरेक्शन होगा। फिर ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब हो गया या वोल्ट पर मीटर हो गया, और डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी एग्जाम में आए तो एक तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका ये वाला फॉर्मूला लिखना है, F डिवाइडेड बाई Q नॉट लिख लीजिएगा। मैं बोलूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, कौन सा, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट फॉर्मूला और लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो आपको ऐसा लिखना है बोर्ड में, E is equals to limit Q naught tends to 0 F vector divided by Q naught। देखिए आपको ये एग्जाम में अगर आप ये लिख करके आते हैं तो बहुत ही बढ़िया। इससे पहले वाला भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट लिख करके आ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। किस तरीके से एक्यूरेट है, तो ये समझिएगा कि यहाँ पर देखिए Q चार्ज है, जिसके कारण मेरे को इस पॉइंट P के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज देखो, और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज भी तो लिया बच्चों, ठीक है, वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है उस पर फोर्स लग रहा था। अब समझिए है तो चार्ज ही, ठीक, अगर चार्ज है तो इसका खुद का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है।
ठीक है। तो हमने क्या समझना है, हमने ये समझना है कि जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए या इतना कम होना चाहिए कि ये मेन सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज ना करे। ठीक है, तो यहां पर ये समझिए, ये जो लिमिट है ना, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, ये पूछा भी जाता है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज शुड बी नेग्लिजिबल so that it should not affect the original electric field of source charge। ठीक है, ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नहीं करना चाहिए, अफेक्ट नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, या फिर इसका खुद का द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज शुड बी जीरो और नेग्लिजिबल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला पता चल गया। ओके, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे, तो सेम ऐसा अपन ने फोर्स के लिए भी किया था बच्चों। देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं कंसीडर कर रहा हूं और यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, चार्जेस लेने हैं। तो ये तो आपका ओरिजिन हो गया और ओरिजिन से r1 वेक्टर पर एक चार्ज लिया हमने q1, ठीक है। r2 वेक्टर पर, ये पोजीशन वेक्टर है ना, एक चार्ज लिया q2, फिर q3 चार्ज कौन से पर, r3 वेक्टर पर, और लास्ट rn वेक्टर पर qn चार्ज दिया। ठीक है, अब यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन सभी रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इस पी पॉइंट के ऊपर हम टेस्ट चार्ज को कंसीडर करेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसीडर करेंगे, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा वो देखिए। तो ये जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी टेस्ट चार्ज के ऊपर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमने बोला कि ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये डिस्टेंस कितनी लिखेंगे इस डायरेक्शन में, तो हमने लिखा r, इसको Q0 चार्ज मानो तो r0 1 लिख देता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद में Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, E2 वेक्टर, और इस वाले को हमने क्या लिखना है, r02 वेक्टर लिख लेना है। फिर E3 वेक्टर लिखेंगे इसको Q3 के कारण, और ये वेक्टर कितना होगा, आप इसे कंटिन्यूअस लाइन बना लीजिएगा, r03 वेक्टर, और Q1 के कारण कितना होगा, En होगा, और इसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है r0n वेक्टर। ठीक है, तो सेम ये वैसा का वैसा टास्क है जैसा हमने फोर्स के लिए काम किया था बच्चों। फोर्स के लिए हमने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाई थी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, या फिर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be the vector sum of all the electric fields exerted by the remaining charges into that system। ठीक है, इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस थे उनके कारण वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सभी के वेक्टर सम के इक्वल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट 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 क्या होना चाहिए, En वेक्टर होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब ये देखो मैं आपको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं कि ये कितना होता है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, तो ये समझिए, यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर Q0 चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। ठीक, तो इस Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, K, Q1 की जगह Q आ रहा है,
Q2 की जगह Q नॉट आ रहा है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के मिड का डिस्टेंस कितना था R, और उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है, दैट इज फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F में आपको किसका डिवाइड देना पड़ता है Q नॉट का, तो यहाँ पर भी आप Q नॉट का डिवाइड लगाओ, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। तो हमने वही चीज वेक्टर में लिखनी है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वेक्टर में लिखता बच्चों, तो यहाँ पर वेक्टर लगाता, यहाँ पर वेक्टर लगाता और यहाँ पर आर कैप लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम कीजिए। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू आर नॉट 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर नॉट 1 का कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर यहां पर क्या होगा कि चार्ज देखो इसका Q1 था, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 चार्ज के कारण था, डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो R02 है और इसका क्या स्क्वायर, और यहां पर करेंगे R02 और यूनिट वेक्टर। फिर नेक्स्ट है K Q3 चार्ज और यहां पर R03 का स्क्वायर और R03 कैप, फिर डॉट 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 नेक्स्ट देखो क्या होगा के क्यू एन क्यू एन, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या होगा आर नॉट एन का स्क्वायर और आर नॉट एन क्या, ठीक। फिर जो कॉमन है, कॉमन तो यहाँ पर के ही है और कोई चीज कॉमन दिख नहीं रही, तो हमने क्या करना है के को कॉमन लेना है। फिर क्या बच रहा है अंदर, तो ये बच रहा है Q1 डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 का स्क्वायर और आर नॉट 1 कैप, फिर Q2 डिवाइडेड बाय आर नॉट 2 का स्क्वायर और आर नॉट 2 कैप, फिर Q3 और आर नॉट 3 का स्क्वायर और आर नॉट 3 कैप, फिर लास्ट Qn डिवाइडेड बाय आर नॉट n का स्क्वायर और आर नॉट n कैप, ठीक है। देखो इस चीज को वापस से हम वैसा का वैसा लिख सकते हैं जैसा हमने फोर्स के लिए लिखा था, ठीक है। कैसा लिखा था इसे, समीशन लगाओ, फिर देखो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Qn, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Qi लिख सकते हैं, ठीक। फिर R01 का कैप, R02 और R02 का कैप, तो यहाँ पे देखो ये नॉट तो एक साथ ही चल रहा है लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज हो रही थी, है ना, तो हमने लिखा यहाँ पर R0 और यहाँ पर I, और उसका क्या होना चाहिए नीचे स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर लिखेंगे R0I और उसका क्या लग जाना चाहिए कैप। I की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, तो हमने लिखा 1 से लेकर कहाँ तक कैपिटल N तक, ठीक है। आप चाहें तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो ये ध्यान में रखो कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको और ऐसा भी लिख सकता हूं कि समीशन आई की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल एन तक चेंज होगी, फिर यहाँ पर क्यू आई आएगा, यहाँ पर देखो आर नॉट आई और उसका वेक्टर लिख रहा हूं और नीचे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आएगा, वो मैग्नीट्यूड इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो आर नॉट आई स्क्वायर पहले से था और इसका आर नॉट आई और आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा आर नॉट आई का क्यूब, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। चलिए जो पॉइंट छूट गया था एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वाली चीज मैंने आपको नहीं समझाई थी, एक बार तरीके से और समझा देता हूं आप, लेकिन ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए बहुत तरीके से याद रखें। क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितना आएगा, कैसे आता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो वो तो बहुत छोटा सा पॉइंट है बच्चों, so electric field due to point charge, electric field
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक के अंदर क्या समझे, हमने बोला कि हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो पहले तो इस पॉइंट के ऊपर Q नॉट टेस्ट चार्ज मानो या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानो, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव लिया था तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ही जाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे पास में। फिर काम कैसे करेंगे, तो समझने का काम समझिए बच्चों, क्या है, तो हमने लिखा फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज स्मॉल q। सोर्स चार्ज स्मॉल q के कारण Q नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज F, और वेक्टर में लिख देता हूं तो F वेक्टर कितना होगा, ये होगा K Q नॉट डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, R स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, R कैप, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो इतना है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये R कैप लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमें इसको Q नॉट को कितना बनाना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बनाना है, तो हमने लिखा फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज स्मॉल q, कितना हो जाएगा, F वेक्टर में किसका डिवाइड लगाएंगे, Q नॉट का, और यही किसकी डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी क्या हो जाएगा, F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट, और F वेक्टर का वैल्यू कितना है, K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा, R कैप, फिर Q नॉट यहाँ पर लिख दीजिए, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और R कैप, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात ध्यान में रखें कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं बच्चों, तो वैक्यूम में देखो, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। और अगर मीडियम होता तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता भाई, एप्सिलॉन नॉट के साथ में और क्या आता, एप्सिलॉन R भी आता, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। गौर करो, एप्सिलॉन R और आ गया ना नीचे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है, कितना टाइम्स, एप्सिलॉन R टाइम्स डिक्रीज होता है। तो मैं इस चीज को और क्या कह सकता हूं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये तो E नॉट है, और इसमें डिवाइड किसका हो रहा है, एप्सिलॉन R का, ठीक है। तो ये मीडियम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपके पास में एक टास्क है बच्चों, चलो मैं बता ही देता हूं ये वाली चीज, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए या R स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा बच्चों, E और R स्क्वायर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, ठीक है, ये ग्राफ ध्यान रखना। और अगर ये 1/r स्क्वायर हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, फिर बोलते कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर आप फिर प्रोपोर्शनल बोल रहे हो तो फिर आपका ग्राफ कैसा जाएगा, 1/r स्क्वायर आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। अब आपको काम क्या करना है, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तक, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, नहीं आए तो बताएं, ठीक है। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।